सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम का चैप्टर है हमारा, हम उसका जो बाकी का टॉपिक्स है वो देखने वाले हैं। या फिर इसके अलावा मैं अगर और स्पेसिफिकली यहाँ पे बोलूँ तो हम स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है कि असली ज़िंदगी में स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों को आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से लोग वहाँ पे होते हैं। फिर जो स्टॉक मार्केट में जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली या फिर रेगुलर बेसिस पे जो टर्म्स यूज़ होती हैं, इसका मतलब क्या होता है। और इसी के साथ साथ हमारा एक लास्ट टॉपिक भी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो कुछ खास बड़ा होगा नहीं, मैक्सिमम हो सकता है कि आधे घंटे का हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का सिंपल मतलब होता है कि एक स्टॉक मार्केट में किन किन नामों से लोग वहाँ पे काम करते हैं, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी द पार्टिसिपेंट इन द स्टॉक मार्केट, उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रोकर, एंड इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। नाउ अ ब्रोकर इज अ पर्सन हु परचेजेस और सेल्स इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर और ट्रेडर इन रिटर्न फॉर अ कमीशन। अब ब्रोकर के बारे में तो आपने बहुत जगह सुना ही होगा कि अगर आप कभी घर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रोकर का ज़रूरत पड़ता है। फिर आप गाड़ी बेचने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ब्रोकर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये ब्रोकर बेसिकली होता क्या है, तो देखिए, मैं अगर कोई भी चीज़ को बेचने जाता हूँ या फिर मैं कोई घर खरीदने जाता हूँ तो आई एम नॉट मच यूज्ड टू ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इससे मेरा उतना ये नहीं है, जान पहचान है नहीं। तो हो ही सकता है कि मैं अगर किसी आदमी से घर खरीदने जाता हूँ तो 2 लाख का घर वो मुझे 4 लाख में बेच दे। ये बहुत होता है एंड ये होना बहुत पॉसिबल है। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बिहाफ पे एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करता हूँ जो कि मेरे लिए उस घर को खरीदेगा। एंड क्योंकि उसने मुझे अपना नॉलेज, अपना टाइम दे करके मेरे घर को खरीद करके दिया हुआ है, तो मैं उसे बदले में कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, इसका और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या होता है कि मान के चलिए, आप अगर कोलकाता में आते हैं तो अगर चांदनी मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे अगर आपको अपना कोई चीज़ बेचना है, फॉर एग्जांपल मैं ये बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट में गए, आपको अपना पुराना पंखा है जो कि वहाँ पे बेचना था। ठीक है, अब आप वहाँ पे इसलिए बेचने जा रहे हैं क्योंकि आपको अपना मैक्सिमम दाम चाहिए। अगर आप 150 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगर कोई 200 दे दे, 250 दे दे, तो उस आदमी को आप बेचना चाहते हैं। तो अब अगर आप पंखा बेचने जाएंगे तो पहली बात तो ये तो आपको मालूम है नहीं कि किसके पास अगर मैं बेचने जाता हूँ तो मुझे ठीक दाम मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस पंखा को बेचने के लिए एक आदमी को वहाँ पे हायर कर लेता हूँ, एंड वो आदमी जाकर बहुत लोगों से बातचीत करेगा, जैसे होगा वो वैसे मेरा पंखा को बिकवा देगा। एंड क्योंकि उसने मेरा पंखा बिकवा करके मुझे दिया हुआ है तो मैं उसे कुछ पैसे है जो कि देने वाला हूँ। तो यही होता है ब्रोकर। अब ब्रोकर जो है उसका और एक नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं दलाल। ये आपने बहुत सुना होगा। दलाल का मतलब क्या होता है, जो कि आपका काम करवा कर देता है एंड आपको उसे कुछ कमीशन देना होता है। तो यही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में भी होता है कि आपको ये मालूम है नहीं कि आप कहाँ से शेयर्स खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, किस कंपनी के शेयर्स खरीदना अच्छा रहेगा, कब उन शेयर्स को बेचना अच्छा रहेगा। तो ये काम आपको उतना अच्छे से आता नहीं है। तो आप क्या करते हैं, एक ऐसे आदमी को हायर करते हैं जिसे शेयर्स के बारे में बहुत नॉलेज है, उसे थोरो नॉलेज है कि शेयर्स किस कंपनी के खरीदना अच्छा रहेगा, कब उन्हें खरीदना अच्छा रहेगा, कब बेचना अच्छा रहेगा। तो वैसे आदमी आपके लिए शेयर्स को खरीद बेच जो भी आपको होता है वो वहाँ पे, मतलब बेसिकली शेयर्स में वो ट्रेडिंग करके आपके बिहाफ पे वो
करके देता है, सारा पैसा वो आप ही को दे देगा, लेकिन कुछ कमीशन जो है वो अपना वो वहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं ब्रोकर। ओके, अब ब्रोकर तो आपको बहुत इजी था। दलाल क्या होता है? जो अगला टर्म है वो है बुल एंड बेयर। अब ये जो बुल एंड बेयर होते हैं, ये दोनों आपस में साथ में समझने वाला चीज़ होता है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले ये जो बुल एंड बेयर यानी कि सांड और भालू, इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो देखिए, आपने सांड को बहुत टाइम पे देखा होगा कि जब भी सांड झगड़ा करता है या फिर वो लड़ाई करता है तो सांड क्या करते हैं, वो अपने माथे को नीचे से ऊपर की तरफ ले करके जाते हैं। व्हेनेवर अ बुल फाइट्स, तो वो जो बुल क्या करता है कि वो नीचे से अपना माथा को उठाकर ऊपर की ओर ले जाता है एंड तब जाकर वो झगड़ा करता है। अगर वो किसी को मारता भी है तो भी वो इसी तरीके से करता है कि वो नीचे से ऊपर अपने माथे को उठाता है एंड तब अपने एनिमी के ऊपर में वो अटैक करता है। इसके अपोजिट में जो बेयर होता है या फिर जो भालू होता है, भालू क्या करता है? भालू पंजा मारता है। यानी ये जो पंजा है वो कैसे मारता है? वो ऊपर से नीचे की ओर पंजा मारता है। ठीक है, वो ऊपर से नीचे की ओर पंजा मारता है एंड उससे वो अपने एनिमी के ऊपर में अटैक करता है। तो बुल क्या करता है? वो नीचे से ऊपर की ओर अटैक करता है एंड एक बेयर क्या करता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर अटैक करता है। तो इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट के बुल होते हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट के बेयर होते हैं, वो दोनों भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है किसी आदमी से ऐसे तो झगड़ा होगा नहीं। तो यहाँ पे बुल और बेयर जो है वो स्टॉक या फिर शेयर के बेसिस पे ही बोला जाता है। तो अब ये बुल कौन होता है? तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ बुल इज अ स्पेक्यूलेटर इन अ स्टॉक मार्केट हु बाइज अ होल्डिंग इन अ स्टॉक फॉर द एक्सपेक्टेशन दैट इन द वेरी शॉर्ट टर्म इट विल राइज इन वैल्यू, वेयर अपॉन दे विल सेल द स्टॉक टू मेक अ क्विक प्रॉफिट ऑन द ट्रांजैक्शन। अब देखिए, बुल एक ऐसा आदमी होता है जो कि शेयर खरीद के अपने पास में रखता है एंड जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस टाइम पे वो शेयर्स को जा करके बेच देता है। ठीक है, ये एक बुल का काम होता है कि बुल बेसिकली एक आदमी को बोला जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का एक आदमी, उसे ही बुल कहा जाता है। तो अब ये बुल क्या करता है? ये बुल इसलिए शेयर्स को खरीद करके अपने पास रखता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब जब मार्केट में ये आएगा, जब मार्केट में ग्रोथ होगा तो वो ग्रोथ के टाइम पे वो अपने शेयर को बेच देगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसने 200 रुपये में शेयर खरीदे हैं तो ये अपने शेयर्स के, तो ये जो अपना शेयर है ये अपने पास में रखे रहेगा एंड अगर मार्केट ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल 200 से 250 हुआ, 250 से 300 हुआ, 300 से 350 हुआ, 350 से 450 हुआ, ऐसे करते करते तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जैसे ही मार्केट में शेयर का दाम बढ़ गया तो उस टाइम पे ये शेयर को बेच देता है। ठीक है, ये होता है बुल। अब बेयर जो है वो क्या होता है? अ बेयर इज एन इन्वेस्टर हु बिलीव्स दैट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी और द ब्रॉडर मार्केट इज हेडेड डाउनवर्ड एंड मे अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस। अब बेयर क्या होता है? देखिए, बेयर एक ऐसा आदमी होता है जो कि शेयर्स का दाम गिरने पे वो ये करता है, मतलब वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि कब मार्केट में शेयर का दाम घटेगा एंड घटने से वो जो चीज़ है वो उसको खरीदेगा, मतलब शेयर्स के दाम घटने से उसको फ़ायदा होता है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक बुल जो है वो शेयर खरीद के अपने पास में रखता है, लेकिन एक बेयर जो है वो शेयर खरीद के रखता नहीं है। वो ये इंतज़ार करता है कि कब मार्केट में शेयर का दाम घटेगा एंड जैसे ही मार्केट में शेयर का दाम घट जाता है तो वो उस शेयर को खरीद करके अपने पास में रख लेता है एंड जैसे ही फिर मार्केट में दाम बढ़ेगा तो वो उस शेयर को बेच देगा। तो बुल का मेन क्या है कि जब शेयर का दाम मार्केट में इंक्रीज करेगा तो उस टाइम पे वो शेयर को बेचेगा एंड प्रॉफिट अर्न
करेगा। एंड बुल क्या एंड बेयर क्या करता है कि जब मार्केट में शेयर का दाम घटेगा तो घटते हुए शेयर को वो खरीदता है, एंड बाद में चल के जब उस शेयर का दाम बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर वो बढ़ जाता है तो उस टाइम पे वो शेयर को बेच देता है। ठीक है, तो ये होता है बुल एंड बेयर। अब बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि एक बुल ऐसा आदमी होता है जिसका फ़ायदा शेयर्स के दाम बढ़ने पे होता है, मतलब अगर शेयर्स का दाम मार्केट में बढ़ेगा तो बुल का फ़ायदा होगा, एंड अगर शेयर्स का दाम मार्केट में घटेगा तो बेयर का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बुल एंड बेयर, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला वाला आता है वो है जॉबर। अब ये जॉबर कौन से लोग होते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ के रख लीजिए कि एक जॉबर जो होता है वो होल सेलर होता है। मतलब वो क्या करता है कि वो बल्क में कंपनीज के शेयर्स को खरीद करके अपने पास में रखता है, एंड जब भी किसी आदमी को शेयर्स की ज़रूरत होती है तो वो उस शेयर को उसको बेच देता है। मतलब बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो जैसे किसी भी नॉर्मल सामान का होलसेलर क्या करता है कि वो बल्क में अपने जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो साबुन खरीद रहा है तो वो बल्क में साबुन खरीद करके अपने पास में स्टोर करके रखेगा, एंड जब भी किसी को साबुन की ज़रूरत होगी तो उस टाइम पे वो साबुन बेच देगा। यही काम एक जॉबर करता है। जॉबर क्या करता है कि वो अपने पास में अच्छा खासा क्वांटिटी शेयर्स का खरीद करके रखता है, एंड जब किसी को शेयर की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे वो शेयर को बेच देता है। So stock market jobbers are special mercantile agents dealing in the wholesale trade of securities with brokers in their name for profits. They are the key factor in providing liquidity to the securities market by acting as market makers. मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, आपने सुना होगा, मतलब मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ, फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से मैं क्या कहूँ यहाँ पे, एक सेकंड, मैं एक ढंग का एग्जांपल यहाँ पे देना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता है कि मैं एक दुकानदार हूँ, या फिर मैं दुकानदार नहीं, मैं एक आदमी हूँ। ठीक है, एंड मैंने इससे फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ एंड ये मेरा दोस्त है। अब मैंने अपने दोस्त से 200 रुपये का एक सामान खरीदा हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी 200 रुपये है नहीं कि मैं उसे दूं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक डॉक्यूमेंट पे ये लिख देता हूं कि देख मेरे पास अभी 200 रुपये है नहीं, लेकिन जब मेरे पास 200 रुपये आएंगे 3 महीने बाद तो मैं उसे दे दूंगा। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा वहाँ पे होता है, उसी में हम सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि मैंने तेरे से आज, मतलब मैंने तेरे से 200 रुपये का सामान खरीदा था, मुझे तेरे को 200 रुपये देने हैं, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद तू आ और मेरे से 200 रुपये लेके जा। अब इसका तो ये एक, इसी को हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में रूल क्या होता है कि क्योंकि आपने उसको बोल दिया है कि तुझे 3 महीने बाद जाकर तुझे अपना पैसा वहाँ पे मिलने वाला है, तो ऐसे केस में उस आदमी को 3 महीने का इंतज़ार करना ही होगा। वो 3 महीने से पहले एक बार भी आकर के आपसे पैसा मांग नहीं सकता है। अब अगर वो उसे 3 महीने पहले पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वैसे आदमी क्या करते हैं कि वो लोग एक बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं देखो मुझे इस आदमी से 200 रुपये जो है वो 3 महीने बाद मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, तो तुम मुझे एक काम करो, तुम मुझे 180 रुपये दे दो, एंड बाद में जब ये आदमी मुझे पैसा देने आएगा तो वो पैसा का 200 रुपये तुम मुझे रख लेना। मतलब इसने एक हाथ से 180 रुपये दे दिए एंड दूसरे हाथ से इसे 200 रुपये मिल गया, तो 20 रुपये का प्रॉफिट बैंक का हो गया। तो यही सेम चीज़ एक जॉबर भी करता है। जॉबर बेसिकली क्या है, जैसे जॉबर एक दुकान जैसा है जहाँ पे जब भी आप चाहें अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं एंड जब भी आप चाहें वहाँ से शेयर्स को बेच सकते हैं। तो जॉबर बेसिकली एक ऐसा आदमी होता है जो कि कंपनीज के शेयर्स को खरीद करके अपने पास में रखता है। अगर किसी को शेयर की ज़रूरत है, उसे कहीं भी शेयर नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ से शेयर खरीद के रख सकता है, ठीक है। एंड अगर किसी को अपना शेयर बेचना है बट नोबडी इज
इज़ विलिंग टू बाय दैट शेयर, तो उस केस में भी वो शेयर खरीद सकता है। तो ये एक जॉबर होता है, जो कि आप सिनेमा हॉल के बाहर में बहुत लोग होते हैं जो कि पहले से टिकट खरीद कर रखते हैं और बाद में आपको उनसे ब्लैक में खरीदना होता है। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होती हैं। अब उनका मतलब क्या होता है? तो पहला वाला जो है वो है एक्स डिविडेंड। अभी एक्स डिविडेंड क्या होता है? एक्स डिविडेंड डिस्क्राइब्स स्टॉक that is trading without the value of the next dividend payment. The ex-dividend date or X date is the day the stock starts trading without the value of its next dividend payment. Typically, the ex-dividend date for a stock is 1 business day before the record date, meaning that an investor who buys the stock on its ex-dividend date or later will not be eligible to receive the declared dividend. Rather, the dividend payment is made to whoever owned the stock the day before the ex-dividend date. बेसिकली आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। आपको एक्स डिविडेंड का मतलब एक ऐसा ये होता है, एक ऐसा स्टॉक होता है, एक ऐसा शेयर होता है जो कि मतलब जिसके ऊपर में ये क्लियर है नहीं कि उसके ऊपर में डिविडेंड कब मिलने वाला है, ठीक है। मतलब कितना डिविडेंड मिलेगा, कब मिलेगा, ये ठीक नहीं है। वो जो शेयर है वो बस मार्केट में घूम रहा है, लेकिन उसमें डिविडेंड कितना मिलेगा एंड कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है। एक्स डिविडेंड डिस्क्राइब द स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग विदाउट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। द एक्स डिविडेंड डेट और एक्स डेट इज द डे द स्टॉक स्टार्ट ट्रेडिंग विदाउट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। मतलब ये बेसिकली एक ऐसा शेयर है जिसपे बाद में चल के कितना शेयर मिलने वाला, बाद में चल के कितना डिविडेंड मिलने वाला है ये हमें पता नहीं रहता है। वी डोंट नो कि बाद में चल के इसमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है, मिलने वाला भी है कि नहीं। तो जिसका डिविडेंड के ऊपर में अनसर्टेनिटी रहता है उसे हम लोग एक्स डिविडेंड कहते हैं। एंड कम डिविडेंड क्या होता है? अ स्टॉक इज कम डिविडेंड विच मीन्स विथ डिविडेंड। व्हेन अ कंपनी हैज डिक्लेयर्ड दैट देयर विल बी अ डिविडेंड इन द फ्यूचर बट हैज नॉट येट paid it, a stock will trade cum dividend until the ex-dividend date. After that, the stock trades without its dividend rights. When the buyer receives the next dividend schedule, मतलब देखिए कम डिविडेंड एक ऐसा स्टॉक होता है, एक ऐसा शेयर होता है जिसमें बताया रहता है कि इस शेयर के ऊपर में हम इतने तारीख को इतना डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है। जबकि एक्स डिविडेंड में वैसा कुछ नहीं रहता। आप शेयर खरीद के रखिए, अब उसमें कितना डिविडेंड मिलेगा, कब मिलेगा, ये कोई ठीक नहीं रहता है। जबकि कम डिविडेंड में उसके साथ ही में बोल दिया जाता है कि अगर कोई भी आदमी इस शेयर को अपने पास में रखता है तो इस तारीख को हम इसके ऊपर में इतना डिविडेंड देने वाले हैं। तो एक्स डिविडेंड में डिविडेंड का मतलब डिविडेंड कितना मिलेगा ये पता नहीं रहता है, डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। जबकि कम डिविडेंड में वो डिविडेंड के साथ ही आता है, उसमें डिविडेंड पहले से ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पॉट डिलीवरी की। तो स्पॉट डिलीवरी मीन्स एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट विद इन 1 डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। मतलब मैंने उसे शेयर्स दे दिए एंड उसने मुझे पेमेंट दे दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पॉट डिलीवरी, कि जैसे ही पैसों का पेमेंट हुआ वैसे ही शेयर्स भी यहाँ पे दे दिए गए। एंड फॉरवर्ड डिलीवरी क्या होता है? फॉरवर्ड डिलीवरी का मतलब होता है कि मैंने तो पैसे दे दिए हैं लेकिन शेयर मुझे कुछ दिनों बाद मिलने वाला है। Forward delivery is when the underlying asset is delivered to the receiving party in exchange for payment. A forward contract is a contract between two parties to buy or sell an asset at a specified price on a future date. Forward contracts are used for hedging or speculation. A forward contract can be customized for any asset for any amount and for any delivery date. The parties can settle in cash, paying out the net benefit loss on the contract or deliver the underlying. When the contract settles in delivery of the underlying asset, the final stage is called the forward delivery. तो फॉरवर्ड डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आज नहीं मिलने वाला है, ठीक है, अभी पैसा दे दो। ये जो इसका जो डिलीवरी है वो
बाद में चल करके होने वाला है। तो स्पॉट डिलीवरी का मतलब होता है कि जैसे ही शेयर्स खरीदा गया उसी टाइम पे पैसे दे दिए गए। एंड फॉरवर्ड डिलीवरी में क्या होता है कि पैसे तो दे दिए आज, लेकिन वो जो अंडरलाइंग एसेट है, मतलब वो जो स्टॉक है बेसिकली, वो कुछ दिनों बाद चल के वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये था आज का कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि रियल लाइफ में होती हैं, एंड इसके बारे में हम अपने जान लिया। अब बेसिकली हम जानने वाले हैं सेबी के बारे में कि सेबी व्हाट इज सेबी। तो देखिए, हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत लोग हैं, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टॉक मार्केट हैं। अब ये जो इतने सारे लोग हैं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक कंपनीज हैं, फिर स्टॉक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो अब ये जो लोग हैं, ये लोग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए, इसी के साथ साथ अगर इन लोगों में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़ा को सुलझाने के लिए और पूरे तरीके से ये जो शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, इस शेयर मार्केट के ऊपर में बेसिकली अपना ये दिखाने के लिए कि मतलब बेसिकली सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये काम दिया गया है कि जो भारत का सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो भारत का स्टॉक मार्केट है, उसका तुम ध्यान रखो। जैसे क्लास मॉनिटर होता है जो कि क्लास का ध्यान रखता है, ठीक उसी तरीके से सेबी जो है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट या फिर शेयर मार्केट का एक सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि वो इसका ध्यान रखे। So SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. It is a statutory regulatory body that was established by the Government of India in 1992 for protecting the interest of investors investing in securities along with the regulating the securities market. SEBI also regulates how the stock market and mutual funds function. मतलब बेसिकली SEBI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये है कि वो जो भी स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका ध्यान रखना, उसमें सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं कि नहीं, अगर किसी को झगड़ा है तो कैसे वो ठीक हो सकता है, इस चीज़ को देखने का काम जिस ऑर्गेनाइजेशन का है वो सेबी है। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी जो है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पहली बात है providing protection to the investors through proper guidance and educating them about investment। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उन लोगों को प्रोटेक्शन देना कि हाँ आप लोग आइए, आप लोग अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए, शेयर मार्केट में अपना पैसा दीजिए, आपके पैसे को कुछ नहीं होगा। ये जो चीज़ है, मतलब ये प्रोटेक्शन देना अपने इन्वेस्टर्स को, जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को ये सिक्योरिटी देना कि हाँ आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखिए, इसमें कुछ भी गलत होगा नहीं। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, फिर प्रिवेंटिंग द मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड्स रिलेटेड टू द ट्रेडिंग इन द कैपिटल मार्केट। अब अगर ये जो बिजनेस है स्टॉक का, अगर इसमें कुछ गलत चीज़ हो रहा है तो उसको रोकना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर डेवलपिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स विच इंक्लूड ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एटसेट्रा। अब जो लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिकली एक रूल बुक लाना, ये भी स्टॉक मार्केट, ये भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का काम है कि जो लोग सिक्योरिटीज मार्केट में हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जिसके हिसाब से उन्हें काम करना है, ये भी इसी का काम है। फिर टू ब्रिंग इन द ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, सेकेंड हैंड मार्केट, जो कि मैंने आपको इसके पहले के एक लेक्चर में बोल दिया था कि ये जो सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक बार शेयर किसी ने खरीद लिया तो उसके बाद अगर वो शेयर को बेच देता है तो वो जो है शेयर है वो सेकेंडरी मार्केट में हो जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट ठीक से काम करे, सेकेंड हैंड मार्केट जो कि सिक्योरिटीज़ का है वो ठीक से काम करे, ये भी सेबी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब सेबी का फंक्शंस क्या क्या है, मतलब सेबी कौन कौन से काम करता है। तो सेबी का जो फंक्शन है उसका दो फंक्शन है। पहला है
प्रोटेक्टिव मतलब लोगों को बचा करके रखना, उनको सिक्योरिटी देना। दूसरा है रेगुलेटरी मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। एंड नेक्स्ट है डेवलपमेंटल मतलब रिसर्च करना। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस deals with the protecting the interest of investors and other financial entities. The protective function includes the following. अब प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब कि जो जो लोग सिक्योरिटीज मार्केट में हैं उनका इंटरेस्ट, उनका हित में काम करना, उनको प्रोटेक्शन देना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम है। तो उसका पहला क्या है, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इज डिफाइंड एज द सेलिंग और बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इनसाइडर्स ऑफ अ कंपनी। अब देखिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी क्या कर सकती है कि अपने ही शेयर्स को खुद खरीद सकती है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अपनी ही दुकान में, अपनी मिठाई की दुकान में खुद मिठाई खाना और वहाँ पे पैसा दे देना। तो ये जो कोई कंपनी ये कर सकती है कि अपने ही मतलब जो कंपनीज के जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जो कंपनी के मेन लोग हैं, कंपनी खुद ही अपने लोगों के द्वारा ही अपने सारे शेयर्स को खरीदवा सकती है। तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए। एक बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बाकी दुनिया को भाड़ में छोड़ो, हम लोग सिर्फ अपने में ही ट्रेडिंग करेंगे, तो ये चीज़ अलाउड है नहीं। आप इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जो कंपनीज के लोग हैं वो सिर्फ अपने में ही ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और कंपनी के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उतने शेयर्स खरीद लिए, तो ये अलाउड है नहीं। ठीक है, फिर प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग था इसको प्रोहिबिट करना है एंड ताकि जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रमोट करना, ये भी सेबी का काम है। फिर प्रिवेंटिंग मैल प्रैक्टिसेस बाय चेकिंग प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है कि जो दाम है वो ठीक से तो है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये का शेयर को 150 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ देखना, ये भी इसका काम है। एंड फिर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एजुकेशन टू इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टर्स के साथ कोई गलत चीज़ ना हो। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको पढ़ाया जाए कि देखिए ये सारे आपके राइट्स हैं, आप इन सारे राइट्स को ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये राइट्स को एक्सरसाइज करने से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये काम भी जो है फाइनेंशियल एजुकेशन, ये भी सेबी का काम है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन का, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो सेबी हैज़ डिफाइंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द फाइनेंशियल एंटिटीज इंक्लूडिंग इंडियन मीडियज लाइक ब्रोकर्स एंड कॉरपोरेट्स। मतलब जो लोग सिक्योरिटीज मार्केट में काम करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों को किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है वो यहाँ पे बोल दिया गया है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सेबी बनाता है एंड इन्हें इम्प्लीमेंट भी करता है। ठीक है, फिर इट प्लेज द रोल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो शेयर मार्केट है वो बेसिकली है क्या, स्टॉक एक्सचेंज ही तो शेयर मार्केट है। तो अब ये जो शेयर मार्केट है वो भी ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये देखना भी सेबी का काम है। हमने जब मेन स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि 2 स्टॉक एक्सचेंज थे, एक था दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड एक था अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। तो हमने इनके बारे में ये जाना था कि ये स्टॉक एक्सचेंज अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे डोंट एग्जिस्ट एज ऑफ नाउ। तो व्हाट इज़ द रीज़न? इसका रीज़न ये होता है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये भी ताकि हमेशा स्टॉक एक्सचेंजेस बने रहे तो इनके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से भी लगाता है। सेबी इम्पोजेस सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन दीज स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक तरीके से कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इनसे स्टॉक एक्सचेंज का ही जो यहाँ पे जो उसका टाइटल है वो टाइटल ही छीन लिया जाता है। तो ये चीज़ भी देखना कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी सेबी का फंक्शन है। फिर इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड मर्चेंट ब्रोकर्स। अब ये जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो दलाल लोग हैं, ये दलाल लोग जो भी काम करेंगे उसको भी रेगुलेट
करता है सेबी। ये लोग कौन से काम कर सकते हैं, कौन से काम नहीं कर सकते हैं, ये भी सेबी बताता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डेवलपमेंट फंक्शंस। अब प्रोटेक्शन देना, रेगुलेशंस बनाना, इनके अलावा जो दूसरा काम होता है वो है डेवलपमेंट फंक्शन। मतलब सिक्योरिटीज मार्केट को कैसे और अच्छा किया जा सकता है, ये डेवलपमेंट फंक्शंस के अंदर में आता है। सो द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द सेबी डील्स विद द स्टेप्स टेकन बाय सेबी टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिंग एंड द मार्केट फंक्शंस टू द इन्वेस्टर्स। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग: प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। अब सिक्योरिटी मार्केट में जो लोग हैं वो ताकि और अच्छे तरीके से काम कर सके, तो इसीलिए सेबी उन लोगों को ट्रेनिंग भी देता है। फिर इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड पब्लिशेस ऑल द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मार्केट एंटिटीज। अब सिक्योरिटीज मार्केट में रिसर्च किया जाता है कि सिक्योरिटीज मार्केट का अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ये कंडीशन और कैसे अच्छा हो सकता है, तो वो रिसर्च करने का भी काम सेबी का है। एंड इसके बाद जो रिसर्च में क्या सामने आया ये भी सेबी लोगों को बता देता है। फिर इट अंडरटेक्स मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट का मतलब यही जो शेयर मार्केट है वो कैसे और अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं, इसके लिए जो दूसरे जो अलग अलग जो फीचर्स हैं, जो अलग अलग स्टेप्स हैं, अगर और भी कोई स्टेप्स हैं जो कि शेयर मार्केट को अच्छा बना सकता है, तो वो स्टेप लेने का भी जो काम है वो सेबी करता है, ठीक है। सो ये था सेबी का आज का मतलब ये था सेबी का सेक्शन। एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है। अब हम अगले चैप्टर में अपना मतलब हम अगले वीडियो में अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।